हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई का करेंगे हम करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट का स्टैंड ऑन एग्जाम लीक। देखो, आपको पता है जैसे नीट का एग्जाम लीक हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखो, आप जानते हो बच्चे बड़ी साल मेहनत करते हैं, 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं। कोई 1 साल मेहनत करता है, कोई 2 साल मेहनत करता है। देन आफ्टर अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके मेंटली डिस्टर्ब होता है बच्चा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो कट ऑफ ज़्यादा चला जाए पेपर लीक के कारण तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है बच्चा, और उसे कई सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो इसी के बचाव के लिए जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, फेयर एंड फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो स्टेट के अंदर और यूनियन के अंदर, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी जो कि होम सेक्रेटरी है अजय भल्ला जी, उनकी मीटिंग हुई सारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ। इसी मीटिंग में कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जो कि पेपर लीक से बचाएगा। अब अपन जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिसीजन है। देखो, सबसे पहले क्या अपन देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि यहां पर एक मीटिंग हुई किसके ऊपर, मीटिंग ऑन फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट। क्लियर। अब ये मीटिंग किसने ली? तो दोस्तों होम सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी आप जानते होंगे होम सेक्रेटरी जी को, ये अजय भल्ला जी। इन्होंने क्या किया, कई सारे सेक्रेटरी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट एंड DGP मीटिंग हुई और इसमें कई सारे दोस्तों डिसीजन लिए गए, कई सारे इसमें डिसीजन लिए गए। अब अपन जानेंगे कि ऐसे ऐसे कौन कौन से डिसीजन हैं। आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाते हो, UPSC का एग्जाम देने जाते हो, PSC का एग्जाम देने जाते हो और अदर कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, तो आप देखते होंगे बीच में एक ऑब्जर्वर आता है जो आपको चेक करने आता है। और आपने कभी नोटिस किया हो कि आपको कभी कभी एग्जाम में एक पुलिस वाला दिखता होगा घर का बीच सेंटर के बाहर, या आपको ऑब्जर्वर दिखता होगा जब एग्जाम के बीच में आता होगा, वो चेक करता होगा और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती होगी। क्लियर। अब क्या है कि 2 एग्जाम होने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल के। कौन कौन से दोस्तों? एक हो रहा है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, या वी कैन से द एग्जामिनेशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम होना है। दूसरा एग्जाम होना है दोस्तों फॉरेन मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। अब इनको एजेंसी कौन कंडक्ट कराती है? तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम को कंडक्ट कराती है NTE, व्हाट आई मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और दूसरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। कौन कराती है दोस्तों? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अब सर ठीक है, आपने एजेंसी बता दी, पर ये एग्जाम है क्या? तो दोस्तों पहला जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है जो कि बच्चे आयुष में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उसमें एंट्री लेने के लिए, एंट्रेंस लेने के लिए ये एग्जाम होता है, जिसको कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दूसरा एग्जाम है कि अगर कोई भी बच्चा फॉरेन से मेडिकल डिग्री लेके आया है तो उसको प्रैक्टिस अगर इंडिया में करना है तो उसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा एग्जाम जो है जिसको कराती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर। अब ये 2 एग्जाम पाइपलाइन में हैं और इन्हीं को देखते हुए अजय भल्ला साहब जो कि होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब, उन्होंने मीटिंग करी और इसके लिए कई सारे डिस्कशन हुए और कई सारे पॉइंट निकाले गए। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं तो अपन एक एक से समझेंगे कि कौन कौन से किस किस पॉइंट पर डिस्कस किया गया, किस किस पॉइंट पर डिस्कस किया गया।
और किस किस पॉइंट को देखा गया और डिसीजन लिया गया, चेंजेस किया जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। देखो, सबसे पहला डिसीजन था कि हर एग्जामिनेशन सेंटर पर एक सिविल, वन सिविल एंड वन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। वन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए हर एग्जामिनेशन सेंटर पर। हर एग्जामिनेशन सेंटर पर एक पुलिस ऑफिसर और एक सिविल होना चाहिए बाई फॉर चेकिंग द मिसलीडिंग ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट आई मीन्स कि कुछ भी एग्जामिनेशन में मिसलीडिंग तो नहीं हो रहा, कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, तो इसलिए एक पुलिस ऑफिसर और एक सिविल पर्सन अपॉइंट किया जाएगा फॉर चेकिंग द मिसलीडिंग। क्लियर? आपको पता है कि हर सेंटर पर एक ऑब्जर्वर होता है जो कि अपॉइंट करा जाता है किसके द्वारा? जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके द्वारा ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है। अब इन्होंने चेंज कर दिया उस बात को। इन्होंने बोला कि 3 ऑब्जर्वर अपॉइंट करे जाएंगे जो कि ऑब्जर्व करेंगे एग्जाम को, वो अपॉइंट किए जाएंगे। इससे पहले अपन एक और चीज समझते हैं कि स्टेट लेवल का दूसरा रिकमेंडेशन, कि जो स्टेट लेवल होगी, स्टेट जिस स्टेट में एग्जाम होगा, वो एक नोडल ऑफिसर वो क्या करेगी? अपॉइंट करेगी एक अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा टू कोऑर्डिनेट with recruitment agency, we can say the recruitment agency जो भी रिक्रूट कर रही है, जैसे NTA कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये अगर एग्जाम करा रही है तो इनसे एक नोडल ऑफिसर होगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेट लेवल इसको अपॉइंट करी जाएगी। और इन्होंने बोला कि 3 ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किए जाएंगे। पहला ऑब्जर्वर होगा जो कि क्या करेगी कि किसी भी एग्जाम हो रहा है कंडक्ट, उसकी मिनिस्ट्री होगी एक पर्टिकुलर, तो मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी। जैसे ये हेल्थ मिनिस्ट्री में आते हैं तो मिनिस्ट्री पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री अपॉइंट 1 ऑब्जर्वर, मीन्स रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री अपॉइंट 1 ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर कौन अपॉइंट करेगी हर सेंटर पर? एक जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है, जिस एग्जाम की मिनिस्ट्री पर्टिकुलर आती है, वो एक ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगी। दूसरा ऑब्जर्वर कौन करेगी? जो कि टेस्टिंग एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी, वी कैन से दैट्स अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये अपॉइंट करेगी। दूसरी कौन? 1 ऑब्जर्वर। क्लियर? एक ऑब्जर्वर कौन करेगी? जो कि मिनिस्ट्री होगी। और नोडल ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर जो कि कोऑर्डिनेट करेगा किससे? टेस्टिंग एजेंसी से। और एक ऑब्जर्वर जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर में एग्जाम हो रहा है वो मिनिस्ट्री एक ऑब्जर्वर, एक दूसरा ऑब्जर्वर जो एजेंसी है टेस्टिंग एजेंसी वो दूसरा ऑब्जर्वर, और तीसरा ऑब्जर्वर करेगी पुलिस जो कि सेंटर पर रहेगी। ठीक है, एक सिविल और एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तो 3 ऑब्जर्वर हर सेंटर पर रहेंगे जो कि रोकेंगे किसको? मिसलीडिंग एग्जाम को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम को लीक करना या कुछ करना, गलत करना एग्जाम के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन लिया है। और अभी और भी डिसीजन आएंगे, तो देखते हैं अपन क्या क्या रिकमेंडेशन होते हैं फ्री एंड फेयर बिल्कुल एग्जामिनेशन कराने के लिए। जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, ऐसे ही हमारे जितने भी एग्जाम होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे और हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एंजल टैक्स। देखो, मैंने आपको हर लेक्चर में वीकेंड से प्रीवियस लेक्चर में एंजल टैक्स के बारे में बताया था क्या होता है एंजल टैक्स और एंजल इन्वेस्टर होते क्या है। देखो, मैंने दोनों चीज समझाई थी, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि एंजल इन्वेस्टर होते कौन है। देखो, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं
जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं शायद वो नहीं देख पाए हों मेरा पुराना लेक्चर, तो एंजल इन्वेस्टर समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आप जानते हो कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, आप किसी भी बिजनेस को खोलते हो तो आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। फंड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि किसी के पास एट प्रेजेंट पैसा नहीं होता। बिजनेस खोलने के लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे कुछ इन्वेस्टर होते हैं, ऐसे कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि हमें फंड प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट आई मीन्स, मोस्टली अपन कह सकते हैं रिलेटिव ही होते हैं। जो स्टार्टअप कोई भी स्टार्ट करता है उसके रिलेटिव होंगे या फिर उससे क्लोज होंगे जो कि उनको फंड देते हैं फॉर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए फंड दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं एंजल इन्वेस्टर। और इनका ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बिग इन्वेस्टर। इन पर इतना पैसा होता है कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देन आफ्टर इनका मोटिव होता है, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जब स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है तो उसमें या तो ये शेयर ले लेते हैं, शेयर ले लेंगे उस कंपनी के, ठीक है, या फिर उसके बोर्ड ऑफ मेंबर बन जाएंगे, बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे, मेंबर, और डिसीजन लेंगे उस कंपनी के बारे में। समझ में आ गया। अब एंजल टैक्स क्या होता है? देखो 2012 में सरकार ने एंजल टैक्स स्टार्ट किया था। 2012 में एंजल टैक्स स्टार्ट किया था। अब जो एंजल टैक्स स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि क्या था कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा था, शायद हालांकि वो अनअकाउंटेबल, अनटैक्स हो, टैक्स नहीं, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहा हो, ब्लैक मनी हो, तो ये मनी को रोकने के लिए एंजल टैक्स लगाया कि आप अगर किसी भी स्टार्टअप को पैसा देते हो तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट आई मीन्स, इसको काउंटर करने के लिए जो कि अनअकाउंट मनी है, क्योंकि उसका लिखा पड़ा तो अपने पास है नहीं। जो भी एंजल इन्वेस्टर पैसा दे रहा है स्टार्टअप का, उसका अकाउंट तो होना चाहिए ना कि कितना है बैंक सरकार के पास। तो सरकार ने उनको कंट्रोल करने के लिए, अनअकाउंट मनी को कंट्रोल करने के लिए एंजल टैक्स स्टार्ट किया और टैक्स लगाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये टैक्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर लगता था जो कि डोमेस्टिक एंजल इन्वेस्टर थे। देन आफ्टर इसको फॉरेन इन्वेस्टर पर भी एक्सटेंड कर दिया। क्या करे दोस्तों? फॉरेन इन्वेस्टर पर भी एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, अगर वो किसी भी स्टार्टअप को पैसा दे रहा है इंडिया में कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, तो दैट ऑल्सो बी लायबल टू पे दी एंजल टैक्स। क्लियर? अब क्या हुआ कि इस एंजल टैक्स के कारण कई सारे जो स्टार्टअप थे और कई सारे इंडस्ट्री थी, उन्होंने डिमांड करी प्री बजट मीटिंग में, प्री बजट जो मीटिंग चल रही है, व्हाट आई मीन्स यूनियन का बजट आने वाला है और इसमें कई सारी प्री बजट मीटिंग चल रही हैं। मीन्स उनकी डिमांड पूछी जा रही है कि आपकी डिमांड क्या है, क्या है, हर आदमी से डिमांड पूछी जा रही है। तो इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसने डिमांड करी थी कि एंजल टैक्स को खत्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? एंजल टैक्स को खत्म कर दिया जाए। अब इसको खत्म करने के साथ क्या हुआ? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसने क्या किया है? इंटरनल ट्रेड, इसने क्या किया है? ये एक्सेप्ट कर लिया कि एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा। मींस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एंजल टैक्स क्या कर रहा है कि जितने भी स्टार्टअप हैं वो सारे परेशान है इस टैक्स के कारण, क्योंकि उनको फंड नहीं मिल पा रहा है। तो उसके कारण क्या है कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इंडस्ट्री जो यूनियन है उन्होंने डिमांड करी कि एंजल टैक्स को ख़त्म करिए, जिससे क्या हो कि देश के स्टार्टअप ग्रोथ कर सके ड्यू टू हेल्पिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टर। किसकी मदद से? एंजल इन्वेस्टर की मदद से वो ग्रोथ कर सके हमारे स्टार्टअप। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने सपोर्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है, हम एंजल टैक्स को कोशिश करेंगे ख़त्म करने की इस बजट में। पर इसके साथ ये भी बोला है कि ये हमारी पावर नहीं है, जो एंजल टैक्स को खत्म करने की पावर है वो सिर्फ ओनली किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। किसके पास है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है। ये पावर हमारे पास नहीं है। ये पावर किसके पास है दोस्तों?
फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पावर है, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस टैक्स को खत्म कर दे। देन आफ्टर ये टैक्स खत्म हो जाएगा तो स्टार्टअप अच्छे से एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले, कोई दिक्कत नहीं है, अन अकाउंट मनी ले। और एक और कारण भी हो सकता है, शायद एंजल इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, मतलब पूरे नहीं होते, कुछ इन्वेस्टर होते हैं एंजल इन्वेस्टर, वो ब्लैक मनी रखते हैं, ठीक है। अब वो अकाउंट में आ जाएगी तो फिर पकड़ में आ जाएगी, तो इसलिए वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। ये भी एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हालांकि इसको मेंशन करके मत आना, ठीक है। बट ये बेनिफिशियल है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करी जाएगी। देन आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो एंजल टैक्स खत्म हो जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। देखो ये क्या होता है क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। देखो आपको मालूम है कि अभी नए यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं, किसके, एग्रीकल्चर के, जो कि फॉर्मर सीएम थे, किसके, मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था मध्य प्रदेश में इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने में बहुत अच्छा काम किया था, और इनकी तारीफें लायक है, इसलिए इनको यूनियन गवर्नमेंट में लाया और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हेड बनाया, ठीक है। अब इसी के साथ एक पॉइंट बनता है कि इन्होंने आते ही हर मिनिस्ट्री का एक 100 डे एजेंडा निकला था। क्या निकला था दोस्तों? 100 डेज एजेंडा। अब इस 100 डेज एजेंडा में एक पॉइंट था नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंस। क्लियर? रिसाइलेंट, क्लाइमेट रिसाइलेंट। अब ये होता क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कि जब किसान फसल करता है, एग्रीकल्चर करता है, वी कैन से दैट्स अ प्रोडक्टिविटी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू सम क्लाइमेट इफेक्ट। क्लाइमेट इफेक्ट क्या? कुछ हीट के कारण, कुछ बरसात के कारण, कुछ फ्लड के कारण, तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वी कैन से दैट्स अ एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी एग्री फील्ड, जो भी एग्रीकल्चर उगा रहा है, वो जो भी क्रॉप उगा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चाहे धूप हो जाए, या फिर ठंड पड़ जाए, या ओले गिर जाए, या फिर बरसात हो जाए, या फ्लड आ जाए, रेन हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अपन ऐसी फसल उगाओ जो कि हर क्लाइमेट को टॉलरेट कर ले, तो उसी को बोलते हैं क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। वी कैन से it is a climate resilience agriculture. It can tolerate stress of climate. What I means, it can tolerate every climate that is suitable for particular areas. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक क्रॉप होगी। ऐसे ही क्या करा है दोस्तों, अब न्यूज़ सुनना कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने क्या किया है कि 2000 न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बनाई है, न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। अब ये क्रॉप क्या करेंगी दोस्तों? न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। ये क्रॉप क्या होंगी कि ये क्लाइमेट रिसाइलेंस है। व्हाट आई मीन्स, ये अगर फ्लड आ जाता है, हैवी वाटर को भी स्ट्रेस कर लेंगी, टॉलरेट कर लेंगी, हैवी वाटर, फ्लड को भी टॉलरेट कर लेंगी, और नो नीड ऑफ हाई फर्टिलाइजर, ठीक है। और इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है, हाई। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा राइटिंग है, देख लेना, प्रोडक्टिविटी हाई है। अब इसी के साथ देखना दोस्तों कि प्रोडक्टिविटी हाई तो हुई है, पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है कि 50,000 मतलब 50,000 विलेज सिलेक्ट करे हैं, विलेजेस सिलेक्ट करे हैं। वी कैन से दैट्स अ सिलेक्ट फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर के लिए 50,000 विलेज सिलेक्ट करे हैं, जहाँ पर क्लाइमेट के कारण कुछ प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर करने में, तो उन विलेजों को सिलेक्ट किया गया है कि वहाँ पर इन वेराइटियों का यूज़ करा जाएगा क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर क्या होता है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कितने विलेज सिलेक्ट करे हैं,
और नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंस क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, आईसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने 2000 वैरायटी निकाली है किसकी, क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर की, जो कि नई वैरायटी क्रॉप और जो भी सीड्स होंगी 2000 नई वैरायटी सीड्स निकाली हैं जो कि टॉलरेट करेंगी क्लाइमेट को। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों ये न्यूज़ सुनने से पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है। मीन्स एडिटोरियल प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एडिटोरियल में देखिए कि एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक पर्टिकुलर वीडियो है, इंडिविजुअल वीडियो, आप उसको सुनिए तो आपको अच्छे से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन समझ में आएगा। और मैं आपके लिए आज फैसिलिटी ये भी कर दूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर एक वीडियो होगा जो मैं लिंक दे देता हूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, जिससे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे इस वीडियो पर। थोड़ा आवाज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी है क्योंकि एक माइक सही नहीं था उसमें, पर हाँ आपको इतना है कि समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलते अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो रहा है। दोस्तों जैसा आप जानते हो कि कई सारे फॉरेनर आते हैं हमारे इंडिया में, और वो क्या करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराने आते हैं इंडिया में। आप देखते हो कई सारे फॉरेनर आते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। ये जो एक्ट है ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन का, इसके बारे में भी फॉरेनर को जानकारी होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि लगते हैं किसके ऊपर, ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। तो ऐसे कई सारे फॉरेनर हैं, उनको गाइडलाइन देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि देखो भाई साहब हमारे कानून में कुछ प्रावधान है, पहले इनको आप पढ़ के आइए तभी देश में आओ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के। और इलीगली ट्रांसप्लांटेशन कराने आते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। अब इसमें कई सारे प्रावधान हैं, तो देखो कई सारे प्रोविज़न हैं, तो वो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहला प्रोविज़न है कि जो भी फॉरेनर आएगा, फॉरेनर कम इन इंडिया फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑन मेडिकल वीजा। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी फॉरेनर को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आता है तो वो सबसे पहले उसको मेडिकल वीजा लेना पड़ेगा। अगर वो टूरिज्म वीजा लेके देश में आता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है तो ये गलत है, ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं करा सकते। तो गवर्नमेंट पे डेटा होना चाहिए कि कोई पर्सन मेडिकल वीजा के नाम से आ रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसको सबसे पहले मेडिकल वीजा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मेडिकल वीजा लेना पड़ेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी इंडियन, नो इंडियन बिलो 18 ईयर प्रोवाइड ऑर्गन ऑन कमर्शियल बेसिस और अदर थिंग, कि कोई भी इंडियन मीन्स जो भी 18 साल से कम का है या 18 साल का है तो वो किसी को ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आ गया, ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, समझ में आ गया। 18 ईयर है, 18 ईयर से कम का है तो वो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, समझ में आ गया फॉरेनर। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर कोई भी फॉरेनर came from we can say come for organ transplantation are relative to Indian donor, क्या बोला दोस्तों कि अगर कोई भी फॉरेनर अगर वो ऑर्गन डोनेशन के लिए, अब वी कैन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आता है
तो वो जो इंडियन इसको डोनेट कर रहा होगा ऑर्गन, वो कम से कम इसका रिलेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया, ये बात भी समझ में आ गई। एक और पॉइंट बोला गया इसमें, एक और पॉइंट याद रखना, इन पॉइंटों को अच्छी तरह मेंशन करके आना एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि जो भी फॉरेनर आता है, फॉरेनर केम फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डिसीज्ड, मतलब मरा हुआ आदमी, डिसीज डोनर आर कंसिडर्ड आफ्टर नो इंडियन इन पाइपलाइन। मीन्स फॉरेनर को उस डिसीज्ड पर्सन जो मर गया है उसका ऑर्गन तभी मिलेगा अगर उसकी डिमांड नहीं है, कोई वेटिंग में नहीं है, इंडियन वेटिंग में नहीं है। वी कैन से अगर इंडियन वेटिंग में नहीं है तो ही फॉरेनर को वो ऑर्गन मिलेगा, उस डिसीज्ड पर्सन के ऑर्गन को तभी फॉरेनर को दिया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि किसी इंडियन को इस ऑर्गन की जरूरत तो नहीं है, पहले इंडियन को प्रेफरेंस दी जाएगा, देन आफ्टर इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये कई सारे पॉइंट हैं, इनको पहले फॉरेनर, आप मेरा वीडियो देख रहे हो अगर बांग्लादेश जितने भी, तो आप मेडिकल वीज़ा के साथ आए और ये सारे पॉइंट आप रट लें, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आने से पहले आपको मिले नहीं और आपका पैसा बर्बाद हो जाए। तो आप भी दोस्तों, स्टूडेंट जितने भी हैं दोस्तों, आप भी ये मेंशन करना ना भूलें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ क्या है, ठीक है। और इसका पूरा जानकारी के, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दी हुई है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वीडियो की। तो चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि अब मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ नए बच्चे आ गए, जुड़ गए मेरे से, वो सुन लेंगे। देखो, आपको मालूम है कि आयुष्मान भारत स्कीम में क्या था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। क्या ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सेटअप करना है। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके क्या रख दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये मंदिर वर्ड से कंट्रोवर्सी हो गई, मंदिर वर्ड से कंट्रोवर्सी हो गई। क्या दूसरे रिलीजन के पीपलों में कंट्रोवर्सी हो गई कि आप गवर्नमेंट की स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम है, हेल्थ की स्कीम है, वो सारे लोगों, सारे रिलीजन के लिए है, बट आप इंडिविजुअली हिंदू वर्ड मंदिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका कई सारी स्टेट ने वी कैन से दैट्स अ क्रिटिज्म किया और कई सारा प्रोटेस्ट भी किया, और कई सारी स्टेट ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया कि हम इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्टेट में मेजोरिटी दूसरे रिलीजन की पॉपुलेशन है। तो जैसे कि देखो, अभी नागालैंड, मणिपुर, इन दो स्टेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन आफ्टर अब तीसरी स्टेट भी आ गई है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम ने भी मना कर दिया कि हम इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्टेट में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है वो सारे इस नाम को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ट्राइब्स हैं या फिर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देखना, इसको केरला में भी प्रोटेस्ट हो रहा है कई जगह, क्योंकि केरला में भी शायद मुस्लिम की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो, अब क्या है कि केरला में एक नई बीमारी आ गई है। क्या है? एक अमोएबा है
जो कि ब्रेन को ईट करता है और पर्सन की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये अमोबा है, ये ब्रेन को ईट करता है। क्या करता है? ब्रेन को खाता है। और ये क्या है दोस्तों कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है केरला के अंदर, जो कि 12 साल का बच्चा था, 12 ईयर ऑफ बॉय, उसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि इसमें अमोइबा, ये वाला अमोइबा पाया गया था। क्या नाम है इसका? अमोइबा मेनिनगो एनसेफ्लेटाइटिस। ठीक है, अमोइबा मेनिनगो एनसेफ्लोफाइटिस। ठीक है, अब ये अमोइबा है, इस अमोइबा पाया कहाँ जाता है दोस्तों? तो ये देखो दोस्तों, आप बच के रहना कि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में ना नहाए, जो गंदा पानी है उसमें ना नहाए स्विमिंग पूल में, क्योंकि ये वायरस वी कैन से दैट्स अमोइबा ये फैलते जा रहा है। केरला में इसने अच्छी पकड़ कर ली है और इससे 4 या 5 मृत्यु हो चुकी है केरला में। तो आप भी बच के रहें, इंडिया में आ सकता है गंदे पानी में, गर्म पानी, साफ पानी। ठीक है, साफ पानी भी है, फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। ये पाया जाता है फ्रेश वार्म वाटर में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वार्म वाटर में पाया जाता है, गर्म पानी में पाया जाता है, फ्रेश वार्म वाटर में। और याद रखना अभी इस अमोइबा से बच के रहें, क्योंकि ये अमोइबा ब्रेन को ईट करता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें मृत्यु आपकी पक्की है। मृत्यु, जिसको भी अमोइबा ये घुस जाता है उसके नोज के थ्रू ये एंटर करता है हमारी बॉडी में। ये अगर नोज में अपने पानी चला जाता है और ये अमोइबा भी इसी के साथ एंटर कर जाता है और हमारे ब्रेन को ईट करने लगता है, ब्रेन को ईट करने लगता है। और इसके सिम्टम भी कई सारे हैं। इसके सिम्टम आपको दिखेंगे कि आपको हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, नोसी, ठीक है, देन आफ्टर फीवर, देन आफ्टर स्नीचिंग, छींक भी आएगी। ये सारे इसके सिम्टम हैं, ये सारे इसके सिम्टम हैं। तो आप समझ जाइए कि सिम्टम अधिकतर बीमारी में तो आप पता नहीं कर सकते क्या सिम्टम है, जांच जब तक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अमोइबा बहुत घातक है। आप स्विमिंग पूल से दूर रहें, फ्रेश वाटर जरूर आपको लगेगा, पर उसके अंदर अगर नोज के थ्रू पानी चला गया आपकी बॉडी के अंदर तो वो अमोइबा आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और आपको ब्रेन को ईट करने लगेगा, ब्रेन को खाने लगेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जितने भी स्विमिंग पूल हैं उनसे अपने बच्चों को बचा के रखें, स्विमिंग पूल में बच्चों को ना नहलाएं, क्योंकि ये अमोइबा अभी लेटेस्ट आया है। ठीक है, इससे बच के रहना है हमें। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राजनाथ सिंह जी के ऊपर। क्या हुआ है राजनाथ सिंह? जैसे आप जानते हो कि हमारे राजनाथ सिंह जी कौन है? एक डिफेंस मिनिस्टर है। क्या है दोस्तों? डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, यूनियन गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर है। अब इनकी मुलाकात हुई है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और इनका नाम है रिचर्ड। क्या नाम है दोस्तों? रिचर्ड्स। ठीक है, इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने दोनों ने वी कैन से दैट्स दोनों मिनिस्टरों ने इन्होंने डिस्कस किया किसके ऊपर? डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर। सिंपल न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर, डिफेंस कॉपरेशन, और दूसरा CEPA। अरे सर, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या है दोस्तों? ये एक एग्रीमेंट है जो कि मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने साइन किया था, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोनों कंट्री अपने बॉर्डर पर टैरिफ कम लगाएंगी। मींस कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट होंगे जिनके ऊपर सरकार और गवर्नमेंट दोनों कंट्री की वो टैरिफ कम लगाएगी, जिससे क्या होगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोनों कंट्री के बीच में। टैरिफ के कारण आप जानते हो अगर सरकार ज़्यादा टैरिफ लगाती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट पर, तो उसका इंपोर्ट कम होता है
और अगर हमारे एक्सपोर्ट पर कोई दूसरी कंट्री लगाती है तो हमारा भी एक्सपोर्ट कम होगा। तो इस चीज़ से सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। कई सारी कंट्री के साथ साइन किया ये एग्रीमेंट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया है, जिसका नाम है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसमें दोनों सरकार हमारे बॉर्डर पर, अपने अपने बॉर्डर पर टैरिफ कम लगाएंगी दोनों के ट्रेड में। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है मेडिकल एजुकेशन उड़िया लैंग्वेज। देखो, आपको जैसे मालूम है कि उड़ीसा में नए सीएम बन गए हैं, किसके? बीजेपी सरकार के। बीजेपी सरकार के नए सीएम बन गए हैं, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। ये नए सीएम बने हैं, ठीक है। कहाँ के? उड़ीसा के। उड़ीसा के नए सीएम बने हैं। और आप देख रहे हो कि बीजेपी की जितनी भी सरकार है स्टेट में, वहां पर एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड ये चल रहा है कि वहां पर जो मेडिकल एजुकेशन है उसको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। मीन्स जो मेडिकल की एजुकेशन है उसको रीजनल लैंग्वेज में किया जाए। जैसे मैंने अभी देखा था, मध्य प्रदेश सरकार ने भी डिसीजन लिया था कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी कर दिया जाए किसमें? हिंदी लैंग्वेज में। किसमें कर दिया जाए? हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। जितनी भी बुकें हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में। अब उड़ीसा के सीएम ने भी ये डिसीजन लिया है कि जो हमारी स्टेट में मेडिकल एजुकेशन चल रही है हमारे, उसको उड़िया लैंग्वेज में चेंज किया जाए। उड़िया लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा। अब इसके लिए सीएम मांझी साहब ने एक 22 मेंबर की कमेटी बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों? 22 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो कि स्टडी करेगी किस पे? कि इसकी जो मेडिकल एजुकेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? उड़िया लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए? उड़िया लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो इसके लिए इसको हेड कौन करेगा? इसका नाम याद रखना आप इन लोगों का। हेडेड बाई मानस रंजन, ठीक है। मानस रंजन जी इसको हेड करेंगे, ठीक है। और इसी के एक और साहू और लिख लेना, शायद मैं सरनेम भूल गया, साहू, शायद साहू नाम ही है। मानस रंजन साहू जी इनको हेड करेंगे और ये बताएंगे कि उड़िया लैंग्वेज में मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ एक और चीज़ करी जाएगी कि जो एमबीबीएस की बुकें हैं, जो कि इंग्लिश या डिफरेंट लैंग्वेज में है, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इन उड़िया लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यही न्यूज़ है। आप इस कमेटी के हेड का नाम याद रखना और इसी के साथ ये भी याद रखना कि उड़िया लैंग्वेज में एमबीबीएस की एजुकेशन होने वाली है उड़ीसा के अंदर, जो कि नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने डिसीजन लिया है कि एमबीबीएस की एजुकेशन उड़िया लैंग्वेज में भी हो। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो आज बड़ा लेक्चर कर दिया, बहुत न्यूज़ कवर करा दी। देखो पढ़ लो, आज ज़्यादा न्यूज़ थी। देखो ये पीआईबी से मैंने ली है, ये नमो ड्रोन दीदी। अब क्या है कि ये स्कीम क्या है? तो देखो ये स्कीम क्या है, इस स्कीम को समझ लेना। ये स्कीम है, सिर्फ ओनली मैंने स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो महिला एग्रीकल्चर फील्ड में हैं उनको प्रमोट करने के लिए, वी कैन से जो महिला एग्रीकल्चर फील्ड में है उनको प्रमोट करने के लिए तो क्या करा जाएगा? ड्रोन का यूज करा जाएगा इन एग्रीकल्चर फील्ड टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर दैट बेनिफिट टू द वुमेन, जो कि बेनिफिट करेगा वुमेन को इन फाइनेंशियली, सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियली तो सेम होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल प्रमोट तो करेगा नहीं, सोशली प्रमोट करेगा और इकोनॉमिकली प्रमोट करेगा, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम बनाई थी नरेंद्र मोदी साहब ने कि ड्रोन दीदी नाम से, कि देखो ड्रोन जो फर्टिलाइजर छोड़ रहा है यहाँ पर और किसानी गेहूँ शायद वीट हो रहा है जी। अब मैं तो गांव बहुत कम जाता हूं तो मुझे पता नहीं है, शायद वीट ही हो रहे हैं, वीट या सरसों होगी, वीट होगी शायद, आई थिंक वीट ही होगा।
तो ये क्या है कि ड्रोन दीदी एक स्कीम बनाई थी नरेंद्र मोदी साहब ने, और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी वुमेन एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, जैसे इस ड्रोन के थ्रू वीकेंड से जैसे कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, और क्रॉप की सॉइल की स्टडी, सॉइल स्टडी, क्रॉप स्टडी, क्रॉप स्टडी, ठीक है, और वेदर स्टडी, वेदर स्टडी, ये ड्रोन सब काम करेगा। तो ये बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम बनाई थी नरेंद्र मोदी साहब ने। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है 5 जुलाई का। मिलते हैं हम कल 6 जुलाई को, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो हमेशा पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम 6 जुलाई को नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।